हमारा जो आज का टॉपिक है इट इज़ नेम्ड एज मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। ठीक है, सबसे पहली बात, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हर एक टॉपिक या हर एक जो भी मेथड होता है, जो टेक्निक होती है, उसके पीछे कोई ना कोई पर्पज़ होता है। ठीक है, तो हमारे पास इस मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड के पीछे जो पर्पज़ है कि उसने ये वाला मेथड हमें डिवाइस क्यों किया है, उसके लिए उसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर कि हमारे पास जो मिलिकन था, बेसिकली जो मिलिकन था उसका मुकम्मल नाम था R.A. मिलिकन। ठीक है, जिसने 1909 में R.A. मिलिकन ने एक मेथड हमें ऐसे डिवाइस किया, ऐसी टेक्निक हमें प्रोवाइड की जिसकी मदद से हम लोग क्या काम कर सकते थे, हम लोग जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, और ये बात माइंड में रखिएगा कि टिल देन जो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन था दैट वाज अननोन। उस वक्त तक जो इलेक्ट्रॉन का मैस है उसका किसी को अंदाज़ा नहीं था कि उसका मैस क्या है। तो आप लोग ये बात माइंड में रख लें कि मैस से पहले उसके ऊपर जो चार्ज है हम लोगों ने वो कैलकुलेट कर लिया था। बात की समझ आ गई है। और टाइम को बचाने के लिए हम लोगों ने बेटा पहले ये लिख ली है कंस्ट्रक्शंस। होता क्या है, हमारे पास ये इसकी स्कीमेटिक डायग्राम है, स्कीमेटिक डायग्राम है, और डायग्राम के अकॉर्डिंग जिस जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो सारी चीज़ें हम लोगों ने उसके कंस्ट्रक्शन के अंदर मेंशन करनी है। जैसे कि देखिए, सबसे पहले हमें एक ऑब्जर्वेशन चैम्बर चाहिए, नींदर जिसके अंदर हमारे पास जो हवा है उसकी मुदाखलत, उसकी रेजिस्टेंस कम से कम हो, हम लोग उसको कंसीडर कर लेंगे। उसके अलावा उसको मैंने ये सी का नाम दे दिया। ये जो आपको ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है ये हमारे पास क्या है, एक चैम्बर है। समझ आ गई सब लोगों को। उसके बाद 2 पैरेलल प्लेट्स हमें चाहिए। मैंने क्या किया, ये 2 आपको ब्लैक कलर की नज़र आ रही हैं, एक P है एक P प्राइम है, ये 2 पैरेलल प्लेट्स हैं। ठीक है, मैंने तो मेंशन भी कर दिया P एंड P प्राइम। नंबर 3, अपर प्लेट है स्मॉल होल। जो हमारे पास ऊपर वाली प्लेट है उसके अंदर एक छोटा सा मैंने होल रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है वो आपको एट द एंड ऑफ द लेक्चर समझ आ जाएगी सब लोग। ठीक है, और उसको मैंने नाम जो दे दिया वो हमारे पास है H। समझ आएगी सबको। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विंडो W1 फॉर लाइट सोर्स। ये मेरे पास जो विंडो है इट इज़ नेम्ड एज W1, ये वाली विंडो। इसको हमने क्यों रखा है, ताकि यहाँ से हम लोग लाइट सोर्स को एंटर करवा सकें। अभी तक कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ, अभी तक जो इनके यूजेस होंगे वो हम लोग जब इसकी वर्किंग को डिस्कस करेंगे वो हम लोग साथ साथ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विंडो 2 फॉर डीसी सोर्स। ये मेरे पास W2 विंडो है जिसको मैंने क्या किया, डीसी सोर्स के साथ लगाया हुआ है। डीसी सोर्स यहाँ पर बैटरी लगी हुई है। अब ये जो बैटरी है ये हमारे पास फिक्स्ड बैटरी नहीं है। ये बात माइंड में रखिएगा कि यहाँ पर ये जो बैटरी हम लोगों ने कंसीडर की है वो हमारे पास एक वेरिएबल बैटरी है। फिक्स बैटरी का काम क्या होता है कि उसने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वोल्टेज प्रोवाइड करनी होती है। अगर 10 वोल्ट की है तो फॉर एग्जांपल वो 10 वोल्ट ही प्रोवाइड करेगा, 9 वोल्ट की है तो वो 9 वोल्ट ही प्रोवाइड करेगी। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास वेरिएबल बैटरी है उसकी मदद से हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसके वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो बैटरी मुझे जो रिक्वायरमेंट है मुझे है 12 वोल्ट की, तो मैं उस बैटरी को उसकी नॉब से रोटेट करके खुद ब खुद अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको मैं सेट कर सकता हूँ। समझ आ गई सब लोगों को। उसके अलावा एटोमाइजर फॉर स्प्रेइंग ऑयल ड्रॉपलेट्स। ये मेरे पास एक एटोमाइजर है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि परफ्यूम की बोतल हमारे पास होती है, अगर आप लोग उसको ऊपर से प्रेस करते हैं तो उसमें से परफ्यूम निकलता है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग उसको ऊपर से प्रेस करते हैं तो जो उसके ऊपर वाली ये नाली होती है, यहाँ पर जैसे हम लोगों ने उसको प्रेस किया उसकी ये वाली नाली के अंदर क्या हो जाता है, हमारे पास जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, क्योंकि स्पीड बढ़ जाएगी ना हवा की, मीडियम की, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन। चैप्टर नंबर 6 में आप लोगों ने ये चीज़ डिस्कस की हुई है। तो वो क्या होगा, जब यहाँ पर उसकी स्पीड बढ़ जाएगी हवा की तो वहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा। जो नीचे वाला प्रेशर है वो उसको क्या करेगा, पुश करेगा और वो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, जब वो बाहर आ जाएगा। सेम लाइक दैट हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एटमाइजर को जब पुश करते हैं तो इसके अंदर हम लोगों ने ऑयल फिल किया हुआ है। हम लोगों ने कोई और लिक्विड नहीं यूज़ किया, हम लोगों ने ऑयल यूज़ किया हुआ है। उसकी भी एक रीज़न है। ठीक है, वो भी अब वक्त के साथ साथ आप सब लोगों को पता चलता जाएगा। खैर, जब हम लोग उसको प्रेस करेंगे तो इसमें से क्या है, ऑयल जो है, सॉरी, ये जो एटमाइजर है वो स्प्रे करेगा, उसमें से ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो हैं ऑयल के वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया एटमाइजर फॉर स्प्रेइंग ऑयल ड्रॉपलेट्स। हम लोग इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम लोग जो ड्रॉपलेट्स हैं ऑयल के हम लोग वो यहाँ पर स्प्रे कर सकें। ठीक है, एंड एट द लास्ट माइक्रोस्कोप फॉर ऑब्जर्वेशन। ऑब्वियसली सी बात है, जब R.A. मिलिकन ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसने खुद भी तो ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी ना कि वो कहाँ से ये सारी चीज़ों को देख रहा है। तो ये जो हमारे पास डायग्राम है ये 2D डायग्राम आप लोगों को मेंशन की गई है। बेसिकली ये डायग्राम हमारे पास 3D है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग नहीं देख सकते। तो होता क्या है कि हमारे पास जब
3D होती है, हम लोग यहाँ पर बाहर से बैठ के, यहाँ से बैठ के RA मिलिकर ने इसको ऑब्जर्व किया था, तो हम लोग यहाँ पर वो चीज़ें ड्रॉ नहीं कर सकते। उसके लिए हम लोग फिर क्या करते हैं, यहाँ पर एक सर्कल, डॉटेड सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये सारा हमारे पास क्या है, एक माइक्रोस्कोप लगी हुई है, जिसको हम लोग एक्सटर्नली इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इसकी वर्किंग। वर्किंग के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एटमाइजर को प्रेस करते हैं, ठीक है। जब हम लोग एटमाइजर को प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, ऑयल ड्रॉपलेट्स को चैम्बर के अंदर स्प्रे कर देगा, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को कभी बताया गया कि हम लोगों ने क्या किया, जैसे ही एज वी प्रेस द एटमाइजर, ऑयल ड्रॉपलेट्स आर स्प्रेड इनटू द चैम्बर। क्या हो गया कि जो ऑयल ड्रॉपलेट्स थे वो चैम्बर के अंदर आ गए। अब यहाँ पर एक काम हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा है कि जो हमारे पास फ्रिक्शन है, इट काजेज फॉर द इंडक्शन ऑफ चार्ज। इसी चैप्टर के स्टार्ट में हमारे पास टॉपिक था कि जब हम लोग किसी भी बॉडीज, दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं, तो रब करने की वजह से उसके अंदर क्या जनरेट हो जाती है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से उसके अंदर चार्ज पैदा हो जाता है। अब होता क्या है, जब भी दो बॉडीज आपस में रब करेंगी, उनमें से एक बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी और दूसरी बॉडी क्या करेगी, उन इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेगी, जिसके नतीजे में लूज करने वाली बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और गेन करने वाली बॉडी के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सेम लाइक दैट यहाँ पर जब हम लोगों ने एटमाइजर को प्रेस किया, ठीक है, प्रेस करने से, एटमाइज करने से क्या हुआ, जो हमारे पास ऑयल था एटमाइजर के अंदर, वो ऑयल और जो एटमाइजर की वॉल्स हैं उनके दरमियान फ्रिक्शन पैदा हुई। क्योंकि जो हमारे पास एटमाइजर है, इसकी नोजल बहुत ही टाइनी सी होती है, छोटी सी होती है, बारीक सी होती है, ठीक है। जब हम लोग इसको प्रेस करते हैं तो बहुत सारा ऑयल अचानक निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जगह थोड़ी होने की वजह से क्या है, वो एटमाइजर की दीवारों के साथ रब होता है, फ्रिक्शन पैदा होती है, और फ्रिक्शन की वजह से हमारे पास जो एटमाइजर की वॉल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करती हैं, और जो ऑयल है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करता है, जिसके नतीजे में अब ये जो हमारे पास बाहर ड्रॉप्स आए हैं ऑयल के, ये सिंपल ड्रॉप्स नहीं है, हम लोग इसको क्या कहेंगे, नेगेटिवली चार्ज्ड ऑयल ड्रॉपलेट्स कहेंगे। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास क्या आ गया, और ये फ्रिक्शन किस किस के दरमियान है, मैंने अभी आप लोगों को मेंशन किया है, ये हमारे पास है ऑयल और एटमाइजर की वॉल्स के दरमियान फ्रिक्शन है, जिसकी वजह से ऑयल ड्रॉप्स के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब हुआ क्या है, अब जैसे ही ये हमारे पास चार्ज आ गया है ऑयल ड्रॉप्स के ऊपर, ये यहाँ पर सारे नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप्लेट्स मौजूद है। अब इनमें से कुछ जो है वो क्या करेंगे, होल एच में से गुजरते हुए नीचे आ जाएंगे, ठीक है। सम ऑफ देम उनमें से कुछ जो है वो क्या करेंगे, होल एच में से गुजरेंगे और क्या आ जाएंगे, दोनों प्लेट्स के दरमियान आ जाएंगे, ठीक है। जब वो हमारे पास इन दोनों प्लेट्स के दरमियान यहाँ पर पहुँच गया है, अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने यहाँ से बैटरी को ऑन कर देना है। जैसे कि आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया गया है कि जो हमारे पास ऑयल ड्रॉप्स हैं, दे आर नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट्स, ऐसे ही है ना। तो जब मैं इनको ऑन करूंगा, बैटरी को ऑन करूंगा, तो हुआ क्या है, जो अपर प्लेट है उसको मैंने पॉजिटिव के साथ अटैच किया हुआ है, और जो लोअर प्लेट है उसको मैंने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ अटैच किया हुआ है। समझ आ रही सब लोगों को? उसके बाद अब होता क्या है, जब वो यहाँ पर आ जाएगा, मैंने बैटरी को ऑन कर दिया, बैटरी को ऑन करने की वजह से अपर प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और हमारे पास इस चार्ज के ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी, जो कि क्या करेगी, इस चार्ज को ऊपर की तरफ खींचेगी, ठीक है ना। देखिए हमारे पास ये ऑयल ड्रॉप है, इसके ऊपर ये पॉजिटिव प्लेट है, इसके नीचे ये नेगेटिव प्लेट है। ये नेगेटिव प्लेट इस नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप को रिपेल करेगा, और ये पॉजिटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिसके नतीजे में इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी अपवर्ड, जिसको हम लोग नाम क्या देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नाम देंगे, FE का नाम हम लोग इसको देंगे। अब हुआ क्या, जैसे हमने इसको ऑन किया, ये यहाँ पर अब हो, देखें पहले ये नीचे आ रहा था, यहाँ से ये सारे ड्रॉपलेट्स खुद ब खुद नीचे आए हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त इनके ऊपर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं थी लग रही। अब इनके ऊपर क्या लगेगी, उस वक्त क्या लग रही थी, सिर्फ और सिर्फ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही थी, जो कि हर एक चीज़ के ऊपर लगती है, जो भी पार्टिकल है उसके ऊपर लगती है, उसको नीचे की तरफ खींचती है। लेकिन
जैसे ही ये इस दोनों प्लेट्स के दरमियान पहुंचा, मैंने क्या किया, बैटरी को स्विच ऑन कर दिया। स्विच ऑन करने की वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगी जो इसको अपवर्ड खींच रही है। अब हुआ क्या, बेसिकली यहाँ पर इस ऑयल ड्रॉप के ऊपर दो फोर्सेज लग रही हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, एक हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जिसे हम लोग कहते हैं। अब होगा क्या, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी तो ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कम होगी और ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की, तो ये नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। ऐसा ही होगा, जिसके नतीजे में फिर हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं कोई ना कोई ऐसी वैल्यू तो होगी जिस पर ये दोनों को हम लोग बैलेंस कर सके। अब उसके लिए हम लोगों ने क्या किया हुआ, यहाँ पर अप्लाई की हुई है वेरिएबल बैटरी। समझ आ रही है? उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर वेरिएबल बैटरी अप्लाई की है। क्यों? अगर मैं अब यहाँ पर थोड़ा सा वोल्टेज और बढ़ाऊंगा, वोल्टेज बढ़ाने से कोई मेरे पास ऐसी वैल्यू आ जाएगी जिसके ऊपर जो मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। उस वक्त मेरा ये जो ऑयल ड्रॉप है ये यहाँ पर सस्पेंड हो जाएगा, बिल्कुल वहीं पर ये रुक जाएगा। जब ये वहां पर रुक जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये सोर्स ऑफ लाइट को ऑन करेंगे और ये क्या करेगा, आके इसके ऊपर फॉल करेगा। लाइट जो है वो इस ऑयल ड्रॉप के ऊपर फॉल करेगी। अब यहाँ पर आप लोगों को ये बताना जरूरी है कि मैंने ऑयल क्यों यूज़ किया है, क्योंकि जो ऑयल है जब उसके ऊपर लाइट फॉल करती है तो बहुत अच्छे तरीके से चमकता है। ठीक है, जब वो अच्छे तरीके से चमकेगा तो हमारे लिए उसको ऑब्जर्व करना बहुत ईजी हो जाएगा, जिसके लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल किया। अच्छा, अब हुआ क्या है, कंस्ट्रक्शन टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैंने लिखी सारी नहीं है, सॉरी वर्किंग लिखी सारी नहीं है, बाकी की आप लोगों को बता दी। हुआ क्या है, अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ चलते हैं। अभी हम लोगों ने ये बात बताई है कि एक ऐसा वोल्टेज हम लोग सेट करेंगे जिसके ऊपर एफ ई जो है वो एफ जी के बराबर हो जाएगा, मीन दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के इक्वल हो जाएगी। हम लोग इसको यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, एफ ई इज इक्वल टू एफ जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला हमें पता है, इसी चैप्टर में पढ़ा था, क्यू ई इज इक्वल टू, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी का तो सबको पता है, एम जी। एम जी जैसे कि टॉपिक के स्टार्ट में था, टू फाइंड द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, चार्ज की वैल्यू चाहिए। तो जो मेरे पास ई है वो दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, क्यू इज इक्वल टू एम जी ओवर ई। अब अभी हमारे पास ये इक्वेशन मुकम्मल नहीं हुई। हमारे पास जो E है ये बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट है, जिसको हम लोगों ने लिखा हुआ है E इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं, E इज इक्वल टू V ओवर D। ये V हमारे पास वोल्टेज है और ये D है, ये हमारे पास ये डिस्टेंस है, दो प्लेट्स के दरमियान का डिस्टेंस है। अब क्या होगा, D इस E की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, क्या बन जाएगा, Q इज इक्वल टू एम जी ओवर V ओवर D। ये बेसिक मैथमेटिकल रूल हमारे पास है कि अगर डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर मौजूद हो तो फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू एम जी डी ओवर V। अभी चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट तकरीबन हम लोगों ने कर ली है, क्योंकि हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू है। वोल्टेज की वैल्यू कौन सी है, जो मैंने अभी इस बैटरी की सेट की थी, जिस पर मैंने क्या किया था, इस ऑयल ड्रॉप को यहाँ पर सस्पेंड किया था। दूसरी बात, डी, इन दोनों प्लेट्स के दरमियानी जो फासला है वो भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है उसकी वैल्यू का सबको पता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब मैस ऑफ ड्रॉपलेट, यहाँ से जो ड्रॉपलेट्स निकले हैं वो सारे एक ही साइज के नहीं निकले, और ना ही उन सब के ऊपर एक जैसा नेगेटिव चार्ज है। किसी के ऊपर एक नेगेटिव है, किसी के ऊपर दो नेगेटिव है, किसी के ऊपर तीन नेगेटिव है, कोई ज़्यादा बड़ा है, कोई छोटा है, तो हमें उसके मैस का भी अंदाज़ा नहीं है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अभी उसका मैस यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। अब मैस कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, लिख लेते हैं यहाँ पर फाइंडिंग मैस। कि हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है जी, मैस कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोगों ने ये बैटरी जो थी यहाँ से हम लोगों ने उसको ख़त्म कर दिया, ऑफ कर दिया। जब हम लोग बैटरी को ऑफ कर देंगे, अब जिसके लिए कंसेप्ट है वो सुन लें। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेस में नीचे आ रही है
तो क्या होगा, उसकी आहिस्ता आहिस्ता स्पीड, मतलब कि खला में किसी किस्म का कोई मीडियम मौजूद नहीं है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। ये फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने पढ़ा था। नीचे आने तक उसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी मीडियम में फ्लो कर रही है तो मीडियम में फ्लो करते हुए क्या होगा कि हमारे पास स्टार्ट में तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, लेकिन कुछ देर के बाद उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, जिसको हम लोगों ने टर्मिनल वेलोसिटी का नाम दिया था। ठीक है, अब वो जो टर्मिनल वेलोसिटी है उसके लिए हमारे पास क्या है, ड्रैग फोर्स है। उसकी टर्मिनल वेलोसिटी आती क्यों है, ड्यू टू ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स आप लोगों को पता है, किसी भी कोई भी बॉडी किसी भी मीडियम में जब फ्लो करती है तो उसको अपोज करने के लिए मीडियम एक फोर्स लगाता है, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया हुआ है, ड्रैग फोर्स। और यहाँ पर उसको हवा जो है वो ड्रैग फोर्स लगाएगी, जो कि कुछ देर के बाद उसके मैस के, उसके वेट के बराबर आ जाएगी, जिसकी वजह से अब जो ऑयल ड्रॉप है उसके पास जो वेलोसिटी आ जाएगी वो कौन सी आ जाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी, जिसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा कि अब उसकी जो ड्रैग फोर्स है वो किसके बराबर आ गई है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बराबर आ गई, उसके वेट के बराबर आ गई है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं ड्रैग फोर्स का फार्मूला चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में, 6 पाई ईटा आर वी, और वी के साथ मैं टी लगा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल वेलोसिटी को मेंशन करने के लिए, इज इक्वल टू, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एम जी आ जाएगा। हमें मैस की वैल्यू ऊपर मैंने लिखा हुआ फाइंडिंग द मैस, कैलकुलेटिंग द मैस। ठीक है, तो मुझे क्या है, मैस की वैल्यू चाहिए तो जी जाके उस साइड पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, m इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी डिवाइडेड बाय जी। अब मेरे पास मैस की वैल्यू आ गई, लेकिन ये हमें लग रहा है अभी तक मैस की वैल्यू हमारे पास नहीं है। ठीक है, कैसे, जी की वैल्यू नाउन है, वेल नाउन है। टर्मिनल वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसने इतना डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में कवर किया है, d ओवर टी, पता है ना, यही है ना हमारे पास वेलोसिटी का फार्मूला, d ओवर टी। टाइम नोट करेंगे कितना डिस्प्लेसमेंट उसने कितने टाइम में किया है, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी। उसके अलावा 6 पाई ईटा कांस्टेंट है, r की वैल्यू नहीं है, r हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट, क्योंकि हमने तो ड्रॉपलेट को अभी तक हाथ भी नहीं लगाया, तो हम लोग उसका जो रेडियस है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए अभी फिर से हमें एक और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो वो हमारे पास क्या है, लिख लेते हैं, कैलकुलेटिंग द रेडियस। रेडियस को कैलकुलेट करना है हम लोगों ने, तो क्या आएगा, आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है डेंसिटी का, डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं रो के साथ, इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। हमें m इज इक्वल टू रो वी लिख सकते हैं इसको। अब ये जो v है ये आप लोगों को पता है वॉल्यूम है, और वॉल्यूम किसका है, स्फीयर का है। अब स्फीयर का हमें कैसे अंदाजा हुआ, क्योंकि जो भी ड्रॉप्स हमारे पास होते हैं, बेशक वो वाटर ड्रॉपलेट्स हो या वो ऑयल ड्रॉपलेट्स हो, जो भी ड्रॉपलेट्स होंगे हमारे पास वो सारे के सारे स्फेरिकल होते हैं, और जितने भी स्फीयर्स हैं दुनिया के सबके वॉल्यूम का एक ही फार्मूला है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो वो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू रो 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए इसको क्या लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको क्या लेते हैं, सॉरी इसको इक्वेशन नंबर 1 नहीं कहेंगे, पहले हमने किसी को नाम दिया हुआ इक्वेशन का, इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 2, इसको क्या लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए मैस आपको नजर आ रहा होगा, तो इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग, जब इनको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, पाई आर क्यूब इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड की आ जाएगी 6 पाई ईटा आर वी टी डिवाइडेड बाय जी। हमारे पास देखें एक रो के साथ, सॉरी एक आर के साथ आर कट जाएगा, पीछे आर स्क्वायर बच जाएगा, पाई के साथ पाई कट जाएगा। ठीक है, उसके अलावा 2 2 4 और 2 3 6 ये कट जाएंगे। अब हमें आर की वैल्यू चाहिए, हम लोग रेडियस कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो बाकी सबको उस साइड पर ले जाते हैं, तो क्या बन जाएगा, इधर बच गया हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा 9, और साथ क्या बन जाएगा ईटा, दरवाजा बंद कर बोल के रहने दो, 9 ईटा बन जाएगा, और साथ हमारे पास क्या आ गया वी टी, और ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बन गया 2 जी आ जाएगा, 9 ईटा, यही कुछ बचता है ना हमारे पास,
आर स्क्वायर इधर आ गया और ये रो भी इधर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, आर की वैल्यू है। लेकिन हमें ये आर स्क्वायर आया है, हमारे पास अभी तक आर की वैल्यू हमें चाहिए होगी, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो राइट हैंड साइड हमारे पास कुछ यूँ बन जाएगी 9 ईटा वी टी ओवर 2 रो जी। अब देखें ये जो आर की वैल्यू है इसको हम लोग उठा के इसके अंदर पुट करेंगे, हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, मैथ्स की। जो मैथ्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इसको हम लोग उठा के पुट कर देंगे इसके अंदर, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। हमारा जो टॉपिक है वो तकरीबन मुकम्मल हो गया, लेकिन एक बात रह गई है, वो गौर से समझिएगा। अब हुआ क्या, जब मिलिकन ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसको जो वैल्यूज़ देखने को मिली वो बड़ी और तरह की थी। फॉर एग्जाम्पल जो पहला उसके पास चार्ज आया वो आता है जी 3.2 क्रॉस 10⁻⁻⁻19 कूलम। जो दूसरा चार्ज उसके पास आया वो आता है 4.8 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम। जो तीसरा चार्ज उसके पास आया वो आता है 6.4 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, जो उसके पास चौथा चार्ज आया वो आता है उसके पास 8.0 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज उसके पास आता है। लेकिन वो बड़ा परेशान हुआ कि जब भी मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ हर दफ़ा नया चार्ज आ जाता है। क्या हर दफ़ा नया चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर? नहीं। फिर उसने क्या देखा, उसने एक पैटर्न देखा इन सब में। उसने क्या नोट किया, उसने कहा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि जो इसमें से निकले हैं ऑयल ड्रॉपलेट्स सबके ऊपर एक जैसा चार्ज नहीं है। किसी के ऊपर 1 नेगेटिव है, किसी के ऊपर 2 नेगेटिव है, किसी के ऊपर 3 नेगेटिव है। तो उसने तवज्जो दी और उसने कहा कि मैंने एक चीज़ नोट की है कि ये जितने भी मेरे पास वैल्यूज़ आई हैं ये सारी की सारी एक ख़ास नंबर के ऊपर डिवाइड हो रही हैं। ठीक है, जिस खास नंबर के ऊपर डिवाइड हो रही हैं वो नंबर हमारे पास क्या है, 1.6 क्रॉस 10⁻⁻⁻19 कूलम। अगर वो इसको डिवाइड करता है तो हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा, 2। इसको डिवाइड करता है तो 3, इसको डिवाइड करता है तो 4, इसको डिवाइड करता है तो 5। बात की समझ आ रही है? जिसके नतीजे में उसको अंदाज़ा हो गया कि जितने भी ऑयल ड्रॉपलेट्स थे सबके ऊपर एक जैसा चार्ज मौजूद नहीं है, बल्कि सबके ऊपर क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है किसका, 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम। तो उसने ये बात अखज़ की कि हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और सबसे शॉर्टेस्ट चार्ज, सबसे स्मॉल वैल्यू ऑफ द चार्ज हमारे पास क्या है, 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम। और ये हमें वैल्यू देने वाला कौन था, R.A. मिलिकन।